Hello guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh and I'm the curator of the series called Superset Sociology. And as you know कि हम अपनी जो पहली यूनिट है पेपर 1 की वो ख़त्म कर चुके हैं, दैट वाज सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। और यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं अपनी नई यूनिट जो कि है सोशियोलॉजी एज अ साइंस, दैट इज़ यूनिट 2। और जो कि आप समझ सकते होंगे यहाँ से आपको दिख ही जाएगा कि एक नई यूनिट है। ठीक है, चलिए इसके पहले हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। जो हमारा यूपीएससी मेंस का सिलेबस है ऑप्शनल का, वो क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये हमारा सिलेबस है और ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है, आपने देख ही लिया। हमने सब अलग अलग तरीके से किया। मॉडर्निटी भी हो गया था हमारा, सोशल चेंज इन यूरोप भी हमने कर लिया, इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी भी हमने कर चुके हैं, स्कोप कवर कर लिया था हमने, कंपैरिजन कर लिया था हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ सोशोलॉजी का, और कॉमन सेंस भी कर लिया था हमने। ये यहाँ पे 6 है मेंशन। एक छोटा सा टॉपिक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का मैंने अलग से बनाया था कि आप लोगों को समझ में आ सके कि सोशोलॉजी को, सोसाइटी को समझा कैसे जा सकता है, एक सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन कैसे डेवलप करी जाती है। और वो भी रेलेवेंट है क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, मैंने उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया था बल्कि एक अलग से पढ़ाया था। तो वो हमारी टोटल 7 टॉपिक्स थे उसमें पहली यूनिट में। एंड आई होप कि आप लोगों ने सारे नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे और आप उन सबको पढ़ रहे होंगे और ये वीडियोस आपके काम आ रहे होंगे, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स लगभग मैं यहीं यहीं डिस्कस करता हूँ। नोट्स में से आपको सिर्फ थ्योरी मिलेगी, एग्जाम्पल्स के लिए आपको ये वीडियोस देखने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब जो है हमारा जो सेकंड यूनिट है जो कि है सोशियोलॉजी एज अ साइंस, इसकी 5 सब यूनिट्स हैं। हमने इसे क्रम्बल करके हम 4 में ही ले आए हैं। ठीक है, मैंने कोशिश करी है थोड़ा छोटा हो जाए ये, तो हो गया मुझसे, कर दिया मैंने उसे छोटा, तो मैं 5 की जगह मैंने 4 में कन्वर्ट कर दिया उसको, लेकिन डेटा पूरा रहेगा आपका। इसमें हम साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक ये पढ़ेंगे जो कि हमारा पहले ही वाला पार्ट है जो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं। मेजर थियोरेटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी है इसमें, किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट करी जाती है और क्या क्या अलग अलग सेक्टर्स हैं रिसर्च करने के। ओके, कहाँ पे क्या आता है, किसमें कैसी थ्योरी है, कैसी कहाँ पे पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप होते हैं, वो सब चीज़ें इसमें आती है। पॉजिटिविज्म की बात करेंगे हम और उसका क्रिटिक देखेंगे। ठीक है, कि पॉजिटिविज्म होता क्या है, जो हमने अभी तक पढ़ा कि पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, कॉम्ट करते हैं, दरखायम करते हैं कि भैया साइंटिफिक नज़रिए से देखना है हमें उसको, सोशोलॉजी को, सोसाइटी को, वो है यहाँ पे। एक टॉपिक आता है आपका फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम समझेंगे कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपसे डायरेक्ट खड़े होकर पूछ लूँ कि फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी का डिफरेंस बताइए, तो प्रोबेबली आप शायद सही सही जवाब ना दे सकें जो कि सोशियोलॉजिकली रेलेवेंट हो। तो उसके बारे में हम समझेंगे कि कैसे फैक्ट जुटाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी का डिफरेंस क्या है, वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यू लेडन, वैल्यू न्यूट्रल कैसी चीज़ें होती हैं, हम किस नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को, वो सारी बातें होंगी यहाँ पे। और आखिरी में हम पढ़ेंगे नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी फिनोमेनोलॉजी आएगा, आपका इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी आएगा, आपका इंटरेक्शनिज्म आएगा, इसमें एथनोमेथोडोलॉजी आएगा, फेमिनिस्ट मेथड्स आएंगी। तो ये सारी चीज़ें भी हम थोड़ा देखेंगे, क्रिटिकल थ्योरी क्या होती है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बस ये मुझे बताना था आपको कि किस तरीके से हमारा ये जो सिस्टम है आ, आगे चलेगा, फ्लो हमारा कैसे चलेगा इस लेक्चर, ये वाली जो हमारी हेडिंग यानी जो यूनिट है उसका। ओके, तो हम बस शुरू करते हैं। प्लीज़, आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अच्छा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा। प्रोबेबली आपको ऐसा कंटेंट कोचिंग्स में भी नहीं मिलेगा, जहाँ आप पे करके जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। और अगर आप वहाँ कोचिंग में भी जाते हैं, कोई गलत बात नहीं है, कोचिंग जाना बहुत अच्छी बात है। बिना कोचिंग के पेपर नहीं निकलेगा, मैं 100% बता रहा हूँ, ये बिना कोचिंग के पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, जो भी बोल रहा है कि भैया हमने कोचिंग नहीं करी, हमने तो कहीं ना कहीं तो एसोसिएटेड था ही, या तो उसने टेस्ट पेपर लिखे हैं कोचिंगों के, या उसने इंटरव्यू जाके दिया है, मॉक इंटरव्यू। बिना कोचिंग के पेपर नहीं निकलता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, कभी नहीं निकलेगा। तो कोचिंग में जाके आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको आप एज अ सप्लीमेंट्री यूज कर सकते हैं। ओके, आपको अगर वहाँ पे कोचिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोचिंग वालों को 4 महीने में खत्म करना है कोर्स, उनको 3 बैच चलाने रहते हैं साल भर के अंदर सोशियोलॉजी के, नहीं तो पैसा नहीं निकलेगा भाई, किराया भरना है उसको कोचिंग वाले को। तो वहाँ पे वो बहुत फास्ट पेस चलाते हैं। पर मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, सोशियोलॉजी का जो ऑप्शनल है आपका, इट इज BA+MA। ओके, 5 साल लगते हैं आदमी को करने में, BA+MA 5 साल का कोर्स है। टोटल टोटल 10 सेमेस्टर है आपके। ये अगर आप सोच रहे हैं कि 4 महीने में कोई आपको पढ़ा के दे देगा कि भैया सितंबर तक खत्म कर दो, या नवंबर तक खत्म कर दो, या जनवरी तक खत्म कर दो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
बहुत सारी चीज़ें छूट जाएँगी, आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे और जब आप बाद में आंसर राइटिंग करने के लिए बैठेंगे तब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ा इसका इनपुट है कि भैया आपको सेल्फ स्टडी करते रहना है। दूसरी बात ये है कि लोड नहीं लेना है, क्योंकि आपको सिर्फ सोशियोलॉजी थोड़ी पढ़ना है। ये एग्जाम यूपीएससी का अगर आप दे रहे हैं तो सिर्फ ये सोशियोलॉजी का एग्जाम थोड़ी है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मान लीजिए पढ़ाई करें, तो मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है ये सोशियोलॉजी का एग्जाम है, आपको सोशियोलॉजी ही पढ़ना है। लेकिन यूपीएससी में नहीं है ना भाई, यूपी पीसीएस में नहीं है ऐसा। ना ही ऐसा जो एमपी का जो समाजशास्त्र का जो पार्ट है, पार्ट बी और पेपर 2, वो भी ऐसा नहीं है। आपको और भी चीजें पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, साइंस पढ़ना है, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। इसलिए ये वीडियोस छोटे हैं और इसलिए ये एक वीडियो एक दिन में आता है, ताकि आप आधा घंटा 1 घंटा निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से, आप जो 10 घंटे का पढ़ाई का शेड्यूल है आपका, उसमें से 1 घंटा निकाल के आप ये वीडियो देख लीजिए और इसको रख दीजिए साइड में, और बाकी 9 घंटे आप अपना पढ़ाई करते रहिए। अगर मैं इसको ही पढ़ाने लग गया कि मेरे को भी 4 महीने में या 5 महीने में खत्म करना है, तो ये भूल जाइए कि आप कुछ और पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा इलेबोरेटली, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाऊंगा मैं। मुझे कोचिंग का कोई प्रेशर नहीं है, ना ही मेरे को कहीं से कोई सैलरी आ रही है। मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जितना इनपुट ये आपके लिए है उतना इनपुट ये मेरे लिए भी है कि भैया मेरी एक अपनी यूट्यूब पे एक लाइब्रेरी तैयार हो रही है इससे, जो कि आगे जाके बहुत सारे लोगों के काम आएगी। तो मुझे उसके हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा लोगों को। तो आप इस चीज़ को समझिए और अपने हिसाब से भी तैयारी करिए, और इसको, जो अगर आप इसको बेस लेके चल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसको थोड़ा थोड़ा समय तो लगेगा ही और आपको देना पड़ेगा। और इसलिए मैं बहुत लोड नहीं डालना चाहता आपके ऊपर कि मैं 4 घंटे का एक लेक्चर बना के डाल दूं तो आप देखते रहना उसको। आप नहीं देखेंगे उस वीडियो को, और देखेंगे भी तो या तो मैं रश करूंगा बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इतना जब लोड पड़ जाएगा कि 4 घंटे तुम सोशियोलॉजी पढ़ के उठोगे, तुम्हारा दिमाग बंद हो जाएगा, डेड हो जाएगा दिन भर के लिए। तुम नहीं कर पाओगे कुछ, ना सीसैट के क्वेश्चन लगा पाओगे, ना एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। तो जो तुम बोल रहे हो कि मेंस में हमको लिखना है सोशियोलॉजी, भाई पहले प्रीलिम्स कैसे निकलेगा उसके बारे में सोचो। हर चीज का एक पर्टिकुलर टाइम डिवाइड करो, इसको इतना समय देना है, इसको इतना समय देना है। मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन शुड बी टूवर्ड्स कि भाई मेरे को मेरा पहले प्री निकालना जरूरी है। अगर एक बार प्री निकला, एक बार प्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो हर बार निकलेगा। सीधा ये नहीं है कि मेरे को सीधा जाके मेंस देना है। मेंस भी आप देंगे, पर आप अपने चांसेस देखिए और आप इस बात पे विश्वास रखिए कि भाई मेरा पेपर निकलेगा। और जब मेरा पेपर निकलेगा तो भाई तुम रश नहीं कर सकते चीज़ों को, क्योंकि अगर पेपर में कुछ उसने रैंडम पूछ लिया, अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और अगर मैं ये सोच के पढ़ा देता हूँ कि ये तो चीज़ें आई नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना है, खत्म करना है, तो अगर मान लीजिए पेपर में अगर वो चीज़ आ जाती है तो तुम कहाँ जाओगे यार, नहीं जा पाओगे ना कहीं पे। तो आराम से इसको चलने दो, आराम से इसको सोचो, और थोड़ा टाइम दो, बस दिन का। आधा घंटे का एक वीडियो होता है, 1 घंटे का वीडियो होता है, बहुत कम वीडियो होगा ऐसा जो 1 घंटे के ऊपर क्रॉस कर रहा होगा, बहुत कम। तो उतना टाइम निकाल के दो, उतना पढ़ो, और उसको फिर साइड में रख दो, रिवाइज करते चलो थोड़ा 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 थोड़ा। नोट्स तुम्हारे पास है ही, आराम से हो जाएगा। ठीक है, हड़बड़ाओ मत। अगर आप बोल रहे हो कि मैं आया हूँ पेपर देने तो मैं इसी साल में मेरा सब कुछ हो जाना है, तो ऐसा नहीं होता। मैंने मेरे 8 साल दिए हैं यूपीएससी के पेपर में और मेरा नहीं हुआ आखिरी में। ठीक है, प्रीलिम्स निकाल लेना, मेंस निकाल लेना, इंटरव्यू निकाल लेना, और आखिरी में जाके तुमको आईएएस की सीट मिलना। सबके अपने अपने ऑड्स होते हैं। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम निकालना चाहते हो तो टाइम मैनेजमेंट सीखो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी पे जो चीज़ें हैं उसको प्रायोरिटी पे रखो। ऑप्शनल प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ऑप्शनल, लेकिन आपको रोज पढ़ना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं, सर मेरे पास अभी सिर्फ दिसंबर तक का है, उसके बाद दिसंबर के जैसे ही खत्म होगा जनवरी से मैं सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करना चालू कर दूंगा। ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक फिर तुम्हारा मेंस का नंबर आएगा तब तक तुम प्रीलिम्स का पूरा पार्ट भूल चुके, यानी जो तुमने मेंस के लिए पढ़ाई करा है दिसंबर तक, तब तक तुम सब भूल चुके होगे, क्योंकि अगर तुम प्रीलिम्स में पूरी तरह घुस जाओगे तो। थोड़ा थोड़ा करते रहो। जब आखिरी के बिल्कुल 2 या 3 महीने बचते हैं, बिल्कुल जैसे मई में आपका मेंस होने वाला है, मई एंड में, तो जब आप मार्च में पहुंच जाए, जब जहाँ से फरवरी के बाद जैसे मार्च जब चालू हो, तब वहां से आप अपना टाइमिंग बढ़ाओ। ऐसे मेंस पढ़ना बंद मत कर दो। अगर पहले तुम 5 घंटे मेंस पढ़ रहे थे और 4 घंटे तुम प्रीलिम्स पढ़ रहे थे, तो अब उसको कम करके 2 घंटे मेंस कर दो और 7 घंटे प्रीलिम्स कर दो। और यही तुमको चलाते रहना है जब तक तुम प्रीलिम्स देते हो।
मेंस पढ़ना बंद नहीं करना है, न्यूज़पेपर पे पढ़ना बंद नहीं करना है। ओके, ये चीज़ अपने दिमाग में रखो। तो बहुत हो गई बातचीत, ज़्यादा ज्ञान दे दिया थोड़ा, अब थोड़ा कम ज्ञान देते हैं, तो थोड़ा सोशियोलॉजी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा मैं, कम ही ज्ञान दूंगा। आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे इस बात को, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। मुझे देखिए, आपसे अब पर्सनली मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है ना? ना ही पर्सनली मुझे ये है कि आप मुझे फीस दे दें। मुझे आपसे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलने वाला है। जो मुझे पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा प्रिपरेशन में मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, जो मैंने मेरी लाइफ में देखा है, होपफुली मैं आप लोग सबसे बड़ा हूँ यहाँ पे, करीब 10 साल का गैप होगा आप में और मेरे में। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। सर समझ के समझो या भैया समझ के समझो, मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में है, मैंने ये लाइफ देखी है। मैं उसके हिसाब से आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल शुगर कोट नहीं करता, मैं नॉर्मल बातों में शुगर कोट नहीं करता किसी को। तो मैं शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल फैक्ट्स रख रहा हूँ। तुमको मेंस पढ़ना बंद नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते चलो, एक एक आंसर रोज लिखते चलो। वैसे तो 4 आंसर लिखने चाहिए लगभग रोज, पर एक भी लिखते हो तो भी वेल एंड गुड हो। और टॉपर्स जो बोलते हैं, टॉपर बनने के बाद वो जो चाहे वो बोल सकता है, वो ये भी बोल सकता है कि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, तब भी तुमको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो टॉपर बन चुका है। तो उसकी बात का इतना ध्यान मत दो। जो लोग नहीं बन पाए टॉपर, उनकी बात सुनो तो समझ में आएगा गेम होता कैसे है, उन उन लोगों ने क्या गलती करी थी। तो वो अभी आज इस सिचुएशन बैठे हैं, जैसे कि मैं, मुझे पता है मैंने क्या गलतियां करी थी, और मुझे अब रियलाइज होता है कि मैंने क्या गलतियां करी थी। और मैं वो गलतियां ये नहीं चाहता कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप भी ये वही गलती करें जो मैंने करी थी। मैं आपका थॉट इस मामले में क्लियर रखना चाहता हूँ, मैं आपका पेपर निकलवाना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं। अब मैं इससे ज़्यादा और ज्ञान नहीं दूंगा इस बारे को लेके, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपका टाइम है। ओके, तो जी सर, हमारा यूनिट 2 है सोशियोलॉजी एज अ साइंस, जिसका नाम है साइंस, साइंटिफिक मेथड और क्रिटिक। ठीक है, हमने अभी देखा था हमारे सिलेबस में भी। इसमें हमारे 2 लेक्चर लूंगा मैं इसके। पहला रहेगा आपका व्हाट इज साइंस, और दूसरा रहेगा इज सोशियोलॉजी या साइंस। क्या सोशियोलॉजी भी साइंस का एक हिस्सा है? हम डिस्कस तो करते ही आ रहे हैं कि सोशियोलॉजी साइंस का हिस्सा है, कैसे है, क्या है। सोशियोलॉजी अपने आप में एक साइंस है जहाँ पे लॉजी लग जाता है। सोशियोलॉजी को हम बोलते क्या है? सोशियोलॉजी के हिंदी में 2 शब्द है, एक समाजशास्त्र बोलते हैं, एक बोलते हैं हम इसे सामाजिक विज्ञान। तो विज्ञान यानी साइंस। ओके, तो इसकी हम चर्चा करेंगे कि है क्या, क्यों है, और ऐसा किसने बोला कि साइंस है ये, वगैरह वगैरह। क्योंकि सोशियोलॉजी उस डेफिनेशन में आता है जिस डेफिनेशन में साइंस आती है, यानी कोई भी चीज़ का साइंस हो तो कुछ पर्टिकुलर सेट फॉलो करता है, तभी वो साइंस कहलाता है। तो वो क्या है, वो सारी बातें करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर आपका है 1211। ओके गाइस, जो अभी हम बात करने वाले हैं व्हाट इज साइंस। तो शुरू करते हैं कि भाई साइंस होता क्या है। साइंस, अगर मैं बोलूं कि यार मुझे ये नॉलेज है कि सूरज गोल है, ठीक है, तो क्या वो बात साइंस का हिस्सा है या वो आम बात है या फैक्ट है? सिस्टमैटिकली मैंने कैसे एनालाइज किया कि भाई वो गोल है? मुझे इसलिए पता है, अब मैं इसका ऑब्जर्वेशन अगर करता हूँ तो मुझे पता है, मैं अगर आसमान में देख रहा हूँ, आई कैन सी द सन इज राउंड लाइक अ डिस्क। राइट नाउ आई कैन सी इट लाइक अ डिस्क। ठीक है, 2D देख रहा हूँ मैं, तो डिस्क दिख रहा है, गोल स्फेरिकल नहीं दिखाई दे रहा मुझे। पर अगर मैं ये नोटिस करता हूँ, अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और धरती घूम के इधर चली गई सूरज के, तो यहाँ पे भी गोल है, अब इधर भी गोल, इधर भी गोल, हर जगह गोल 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 गोल, कहीं पे भी चपटा या मेरे को सिलेंड्रिकल ऐसा नहीं दिख रहा है शेप। तो मुझे ये यकीन हो गया कि भाई सोशियोलॉजी इज साइंस, कि मैंने यहाँ था, मैंने ऑब्जर्व करता रहा मैं, और यहाँ पे आया जब, तो यहाँ पे भी गोल ही दिख रहा है, फिर वापस जब गोल घूम के आया धरती यहाँ पे, तब भी गोल ही दिख रहा है। तो सूरज तो गोल है। अब मैंने और क्या साइंस लगाया, मैंने इसमें देखा कि भाई रेडियस भी होता है, सन का कुछ रेडियस है अपने आप में। ठीक है, ठीक है, फिर उसका जो एक सरफेस टेंशन है जिसकी वजह से वो गोल है। सरफेस टेंशन का मतलब क्या है? जब अंदर की तरफ पुल होता है वही तो सरफेस टेंशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो सरफेस टेंशन की वजह से गोल है। ठीक है, घूम रहा है तो फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वजह से शेप गोल हो गया है इसका। सन स्पिन करता है अपनी एक्सिस पे, स्पिन भी करता है और घूम भी रहा है अपने मिल्की वे गैलेक्सी में गोल गोल, उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से गोल है।
तो ये जब मैंने ऑब्जेक्टिवली ये देखा, ये सारी चीज़ों को, ये सब चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी और एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे ये समझ में आया कि भाई सूरज गोल है। अब ये चीज़ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के बाद साइंस बन जाती है कि साइंस का हिस्सा है ये। जब मैं किसी चीज़ के ऊपर सिस्टमैटिक नॉलेज यानी अप्लाई करता हूँ, जब मैं उसके बारे में तथ्य खोजता हूँ, जब मैं वो तथ्यों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तब वो चीज़ साइंस बन जाती है। ओके। सॉरी। तो साइंस क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सेंसरी ऑब्जर्वेशन, जो मैंने अभी बताया, ऑब्जर्वेशन एंड एम्पेरिकल फैक्ट्स। कि सूरज गोल है तो है भाई, तो इसका रेडियस निकालो ना भाई, डायमीटर निकालो, क्या है गोल चीज का डायमीटर निकल जाएगा। वो डेवलप टू अ साइंटिफिक मेथड, कैलकुलेशंस इट्स अ साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्वेशन इज साइंटिफिक मेथड, और उसके बाद फिर आपका अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना, दीज आर साइंटिफिक मेथड्स। उसके हिसाब से मुझे समझ में आया कि हाँ सूरज गोल है। It employs systematic methods of empirical investigation, analysis of data, theoretical thinking, logical assessment of arguments to develop a body of knowledge about a particular subject matter. ये सारी चीज़ें कवर करता है भाई। डेटा को एनालाइज करना है हमें, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, सोचना है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है, तथ्य क्या है, कहीं से कनेक्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वगैरह वगैरह। उसका लॉजिकल असेसमेंट करना, क्या जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको कितने लोग फॉल्सिफाई कर सकते हैं, गलत हो सकती है वो बातें या नहीं हो सकती। अगर गलत हो सकती है तो क्या ये एक एक्सेप्शन है या एक एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, जैसे वैलेंसी वगैरह पढ़ते थे अपन केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की, तो उसमें कुछ कुछ होते हैं एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे सीजियम की वैलेंसी 9 चली जाती है, तो क्या कारण है भाई? तो एक एक्सेप्शन है सीजियम, उसमें एग्जाम्पल था ये। तो अलग अलग चीजें इस तरह से हमें समझ में आती है। और फिर उसके बाद आपका आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि मैंने तो ये नोटिस किया, तुमने क्या नोटिस किया, अच्छा मैंने ये नोटिस किया, दोनों तथ्यों को लेकर आओ, सोचो इनके बारे में, ऑब्जर्व करके देखो, तुम मेरा वाला जो फैक्ट है वो ऑब्जर्व करके देखो, मैं तुम्हारा वाला फैक्ट ऑब्जर्व करके देखता हूँ, क्या बात सही बैठती है या नहीं बैठती। ठीक है, उन सबको जब असेस किया जाता है, उनको एक डेवलप किया जाता है, उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है, एक थीसिस बनाई जाती है उसके पीछे, उसे हम साइंस कहते हैं। साइंटिफिक मेथड ये क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स और टेक्निक्स यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट अ फिनोमेना, एक्वायर न्यू नॉलेज एंड करेक्ट और इंटीग्रेट प्रीवियस नॉलेज। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन का एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, पता होगा आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है? ही वाज द फोर फादर्स यानी फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, वन ऑफ द। तो उनका एक एक्सपेरिमेंट है, पतंग का एक्सपेरिमेंट, अगर आपको पता होगा। अब यार बिजली चमकती है, आसमान में बिजली चमक रही है, पता है मुझे चमक रही है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। बिजली ट्रैवल कैसे कर रही है, करंट कैसे बन रहा है, वो एक्सपेरिमेंट था बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बिजली दिखना इज एन ऑब्जर्वेशन, कि बारिश हो रही है, बिजली दिख रही है, कड़कड़ा रही है, इट इज एन ऑब्जर्वेशन। हाउ टू ब्रिंग इट डाउन, हाउ टू मेक इट चैनलाइज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बादलों से मैं उसे जमीन तक कैसे लेकर आऊं, वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक पतंग ली, पतंग को एक पतले कॉपर के तार से बांधा, मेटल के तार से। कॉपर को उतना आइडिया नहीं था उस समय पे कि कॉपर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था तो उस समय 1730 की बात है। तो कॉपर कोई तार से बांधा उसको, हल्के तार से, तो कॉपर ही हल्का मेटल होता, तो कॉपर के तार से बांध दिया पतले से, नीचे बांध दी एक चाबी, और पतंग छोड़ दी हवा में जब बारिश हो रही थी। अब पतंग अच्छी तेज उड़ रही है ऊपर, बहुत ऊंचाई तक चली गई, तो बादल थे, बिजली गिरी पतंग के ऊपर, क्योंकि मेटल से बंधी हुई थी, मेटल के वायर से, तो कंडक्ट करी इलेक्ट्रिसिटी उसने, वहां से चैनलाइज हुई, चाबी पकड़ के रखी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हाथ पे, उनको लग गया झटका। यानी ऐसा पॉपुलर कल्चर में बताते हैं, ऑब्वियसली नहीं लगा होगा झटका तो, पर उनको लगा झटका। यहाँ से हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रैवल यूजिंग अ मेटालिक वायर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज अ चैनल। तो ये जो फ्लो है पूरा, इसे हम कहते हैं करंट। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग, करंट क्या होता है? करंट जब एक जगह से दूसरी जगह पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है, उसे हम करंट कहते हैं, है ना? ये तो बेसिक डेफिनेशन है करंट की, 10वीं में पढ़ी होगी आपने। तो ये जो समस्या है, ये जब इसको ढूंढ के लाए, तो ये जो प्रोसेस था पूरा करने का उनका, ऑब्जर्वेशन से लेके ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने तक और अपनी रिसर्च लिखने तक, इसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ओके, तो साइंस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फेथ बट अ प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। होता है, होता होगा,
हो सकता है, नहीं होता, ऐसा ऐसा होता है, इस कारण से ऐसा होता है, देखो इसके पीछे ये तथ्य है, ये होना चाहिए साइंस में। इट इज अ कंटिन्यूअस जर्नी विद डेफिनेट बिगिनिंग बट नो फाइनल एंड, एज साइंटिफिक नॉलेज इज कॉन्स्टेंटली टेस्टेड, वेरीफाइड, मॉडिफाइड एंड रिफाइंड। एक्सपेरिमेंट होते चले जाते हैं, चीजों में रिफाइनमेंट आता चला जाता है, साइंस में भी। सोशियोलॉजी में जो आज यहाँ पे बात हो रही है, ये यहाँ ही नहीं रुकने वाली है, ये आगे और जाएगी। आज से 200 साल बाद कुछ लोग कुछ और बात करेंगे, कोई दूसरी भाषा आ जाएगी उतर के, कोई नया फैशन सेंस आ जाएगा, नए टाइप की मूवीज बनने लगेंगी, नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खड़ा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और वही सारी चीजें जो है, जैसे मान लीजिए सोशियोलॉजी को अगर हम साइंस बोलते हैं तो उस तरीके से ही चीजें डेवलप होंगी। साइंस में भी ऐसे ही होता है, फिजिक्स में हम मटेरियल फिजिक्स और जो फिजिकल आपका जो वर्ल्ड है वहीं थोड़ी रुक गए, हम क्वांटम में भी गए, हम न्यूक्लियर में भी गए, आगे तक चलते चले गए हम। केमिस्ट्री में कितनी सारी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, बायोलॉजी में डेवलपमेंट देखने को मिलता है, नई नई स्पीशीज मिलती जाती हैं हमें। ज्योग्राफी में हमें नए नए तथ्य मालूम पड़ते हैं कि भाई अच्छा धरती पे ऐसा हो रहा है तो ये कारण है, अलग अलग टाइप के बादल दिख जाते हैं, कभी कभी कोई और ज्योग्राफिकल फिनोमेना दिख जाता है आपको। साइंस डेवलप होता रहता है, बस बात यह है कि ये वेरीफाई होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, मॉडिफाई होने की क्षमता होनी चाहिए इसमें। अगर वो साइंस को डेवलप कर रहे हो आप तो उसमें बदलाव आ सकता है, वो रुक नहीं गया, एब्सोल्यूट नहीं है वो। बहुत कम साइंसेस होते हैं जो एब्सोल्यूट होते हैं, प्रोबेबली तो होते ही नहीं है, पर वो एब्सोल्यूट सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी जो नॉलेज, हमारी जो कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड है। हम ग्रेविटी तो ढूंढ सकते हैं, हम ग्रेविटी के आगे क्या है, ग्रेविटी का कारण क्या है, वो नहीं ढूंढ पा रहे ना, नहीं ढूंढ सकते। हम क्वार्क्स ढूंढ लिए, हमने बोसॉन्स ढूंढ लिए, पर अभी भी हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि ग्रेविटी का बेसिक कारण क्या है। कुछ ना कुछ तो होगा कि दो चीजें आपस में एक दूसरे की तरफ खिंचती चली जा रही हैं, सिर्फ मास ही कारण थोड़ी हो सकता है। तो वैसे अलग अलग चीजें, और ये जो नॉलेज है इसको रिफाइन होते रहना पड़ेगा समय के साथ साथ, जैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट देखा आपने उस तरीके से। ओके, इमैनुअल कांट क्या कहते हैं इसमें, एक थिंकर आ गए हमारे पहले थिंकर इस टॉपिक के। डिस्टिंग्विश टू सोर्सेज ऑफ ह्यूमन नॉलेज, पहला है साइंस, डील्स विद द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, जो घट रहा है, जो दिख रहा है, उसके अगर बारे में हम बात करते हैं तो वो होता है साइंस। दूसरा नॉलेज है आपका फिलॉसफी, इट डील्स विद स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज, आपके मन में क्या चल रहा है, आप किसी क्षण के बारे में, किसी बात के बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज व्हाट फिलॉसफी इज। हमने बताया था दैट इज समथिंग बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, व्हाट समथिंग दैट इज बियॉन्ड द ग्रास्प ऑफ, ये कि अगर कोई चीज है तो उसके क्या क्या तथ्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड से दूर, परे, वो फिलॉसफी होती है। वैल्यूज, आइडियाज, नॉलेज, ये सब आपकी फिलॉसफी में आता है। तो यही जो है इमानुएल कांट यही दो बोलते हैं कि यही दो सोर्स हैं ह्यूमन नॉलेज का, इंसानी जो आपका जो नॉलेज डेवलप हुआ है, साइंस से हुआ है या तो फिलॉसफी से हुआ है। ठीक है जी, अगली हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है साइंस की, और ये मैं रन करूंगा, इसको दौड़ाऊंगा ये चीज को मैं, क्योंकि होपफुली आपको ये सारी चीजें पता होंगी। इसमें से वर्ड्स है, वर्ड्स की डेफिनेशन है और उनका एग्जाम्पल है। ओके और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो साइंस possesses certain characteristics that distinguish it from other forms of knowledge। क्या क्या है वो चीजें देखते हैं। पहली हमने चीज देखी थी कि भाई इंपेरिकल होना चाहिए, तो इंपेरिसिज्म, सेंसरी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए, सूंघते बनना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, छूते बनना चाहिए, आंखों के सामने जो हो रहा है, घट रहा है, बोला जा रहा है, किताब में लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट दिस इज सेंसरी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेबल फैक्ट, जो हमें दिख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से तथ्य जो है, और इंपेरिकल एविडेंस। अगर सूरज यहाँ पे, मैं भारत में खड़ा हूँ, यहाँ पे अगर वेस्ट में डूब रहा है सूरज, तो अगर मैं अमेरिका में खड़ा हो जाऊँ तो भी सूरज वेस्ट में ही डूबना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये होता है आपका एम्पेरिकल एविडेंस, ये चीज झुटलाई नहीं जा सकती किसी भी कारण। पानी गीला है तो है, यहाँ गीला है, कहीं और चले जाओगे तो वहां भी गीला ही रहेगा पानी। तो ये आपके एम्पेरिकल एविडेंसेस हो गए, रेदर देन बिलीव्स और अजम्पशन। हो सकता है हम मंगल पे नहीं खड़े हैं, हमने मंगल में पानी को नहीं छुआ, तो हो सकता है वहां का पानी गीला ना हो, नहीं, पानी गीला है तो गीला है, ग्रेविटी होती है तो होती है, एसिड में हाथ डालोगे तो हाथ गलेगा तो गलेगा, फिक्स है। अब एसिड जो साइंस है उसके पीछे ये है कि अगर भाई बहुत हल्का एसिड है जिसका पीएच मान लो 6.5 है तो थोड़ी सी जलन होगी, लेकिन अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका पीएच 0 है तो तुम्हारे तो लग गए, ठीक है, हाथ गल जाएगा अंदर पूरा का पूरा एसिड में डालने पे। तो ये डिफरेंस आ जाता है।
एमिल दरखाइम अपनी जो उनकी थ्योरी है सुसाइड की, उसमें बोलते हैं कि एमिल दरखाइम सुसाइड वाज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज। उन्होंने जो थ्योरी ये थी सुसाइड की, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स, प्रिजन में से रिपोर्ट लेकर आए, फिर आपने म्यूनिसिपल रिपोर्ट्स लेकर आए, अलग अलग देशों से लेकर आए रिपोर्ट्स, अलग अलग जगहों से अलग अलग सीजनल रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आए, टाइम देखा उन्होंने, क्राइम रिकॉर्ड्स देखे, पुलिस रिकॉर्ड्स देखे, ये सारी चीज़ें उन्होंने एनालाइज करी, वहाँ से वो लेकर आए, तो एम्पेरिकल डेटा था उनके पास। जर्मनी में कितने सुसाइड हुए, अगर मैं फ्रांस में चला जाऊँ तो बदल थोड़ी जाएगा कि जर्मनी में कितने सुसाइड हुए थे, तो दैट इज एन एम्पेरिकल एविडेंस। अगला पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिविटी, ये भी हम बात कर चुके हैं कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है इट रिक्वायर्स रिसर्चर टू रिमेन डिटैच्ड, ठीक है, फ्रॉम पर्सनल इमोशंस, प्रेजुडिसेस एंड बायसेस, सो दैट कंक्लूजंस आर बेस्ड सोली ऑन एविडेंस। मेरा धर्म तो ये सिखाता है कि कुछ भी बोल सकते हो आप, एग्जाम्पल जो भी धर्म सिखाता है। मैं जैसे एग्जाम्पल है, जैसे इस्लाम में बोला जाता है कि भाई धर्म ये आपकी जो धरती है वो चपटी है, तो ये फेथ हो गया है, आपका पर्सनल बायस है, आप बिकॉज यू कम फ्रॉम अ रिलीजन, बिकॉज यू फॉलो दैट आर्डेंटली, तो इट इज योर पर्सनल बायस के वैल्यू आ गई उसमें आपकी कि भाई धरती तो चपटी है, महादेव के सर पे जो है चंद्रमा है, ठीक है। अब अगर महादेव कैलाश पे बैठे हैं और उनके सर पे चंद्रमा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, लेकिन क्योंकि ह्यूमन ऑब्जर्वेशन ने मैंने हमारे फेथ ने हमें ये बताया कि ऐसा होता है, इस्लाम में जैसे बताया धरती चपटी है। पर ये चीजें जब आप थ्योरी में लेकर आओगे, यानी आप जब जब प्रैक्टिकल में लेकर आओगे, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो ये प्रूव नहीं होंगी, तो आपको अपने जो वैल्यूज हैं उनको अलग रखना है आपके एक्सपेरिमेंटेशन से, तो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करके रखनी है आपको, जो दिख रहा है उसी को बोलो भाई, अपना जो है, अपनी जो पहले से ही जो आपकी बनी हुई है, आपका जो सिस्टम बना हुआ है, आपके जो आइडियाज है, जो आपकी वैल्यूज है, उनको बायसेस को अलग रखो इससे। अ मिलिट्री कमांडर मेक्स ऑपरेशनल डिसीजन बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस एंड फैक्ट्स रादर देन पर्सनल इमोशंस। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट कल ऊपर जाएगा, आपके लगने से नहीं होता। स्टॉक मार्केट इज अ साइंस, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ जियो पॉलिटिकली क्या क्या हो रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई RSI कितना है आपका, फिर भाई बाइंग सेलिंग का जो कोशेंट है, वीक्स क्या चल रहे हैं ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हैं, तो आप वगैरह वगैरह आपको देखनी पड़ेंगी चीज़ें। आप सिर्फ हंच नहीं लगा सकते कि मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऑब्जेक्टिविटी दूर रखनी है, यानी ऑब्जेक्टिविटी रखनी है, सब्जेक्टिविटी दूर रखनी है हमें। वैल्यू न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे भी, जब हम फैक्ट्स, वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिविटी जब हम देखेंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। एक एथिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, यही वाली बात है जो ऑब्जेक्टिविटी की बात करी कि भाई जो आपकी पर्सनल वैल्यूज है उनको इन्फ्लुएंस नहीं करने देना इस कलेक्शन पे, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग पे। जैसे अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, तो ये आइडिया इस वजह से नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में किसी ने सुसाइड किया था तो मुझे बड़ा दुख है, तो मैं चलो पता लगाता हूँ कि सुसाइड क्यों किया था, और हाँ मैं ये देखता हूँ कि क्या इनके भी वही कारण थे जो मेरे घर वालों के कारण थे, अगर उन्होंने कभी सुसाइड किया था। एग्जाम्पल है ये। या अगर मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे इसी बात पे क्यों रिसर्च करनी है कि भाई अ, अगर लड़कियों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो लड़कियां बिगड़ जाएंगी, मुझे क्या लेना देना इससे। मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिवली देखना है कि भाई क्या मोबाइल फ़ोन का जो कंसर्न है, जो बोला जाता है कि भाई उससे लोगों का जो है मन खराब होता है या कोई गलत हरकतें करता है वगैरह वगैरह, ये सब होता है या नहीं होता। ये मेरा पर्सनल बायस एज अ मेल नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में देखूंगा। अगर आप पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हो तो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बिकॉज यू आर अ मेल एंड you want to find out why women do this when they use a mobile phone, then you have a ethical problem, you are not ethically neutral. Okay, इसका भी एग्जांपल है हमारा कि दरखाइम जो है, जैसे उन्होंने कैसे सुसाइड रेट का इन्वेस्टिगेशन किया था, ही इन्वेस्टिगेटेड सुसाइड रेट्स साइंटिफिकली विदाउट मेकिंग मॉरल जजमेंट अबाउट सुसाइड। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं लोग, उसको उससे मतलब नहीं था, कर रहे हैं इससे मतलब था, उसको एक स्टडी करनी थी सुसाइड की, दरखाइम को, कि भाई इस वजह से होते हैं आत्महत्या। उसको ये कोई पर्सनल उसका वो नहीं था कि यार ये कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है, आत्महत्या करना तो गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। सोशियोलॉजी में इसका कोई बेस नहीं होता, कोई भी चीज़ गलत नहीं है समाज के लिए, हर चीज़ फंक्शनल पर्सपेक्टिव ये कहता है ना, मैं बता चुका हूँ कि हर चीज़ सही है।
ओके, theoretical orientation. Science explains phenomena through logical propositions and establish cause and effect relationships, thereby developing theories. थ्योरी बनानी पड़ती है, रिलेशनशिप जोड़ते हैं हम, इसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से वो हो रहा है, इसलिए इसकी वजह से ये हो रहा है। एक थ्योरी बना ली राउंड रॉबिन में हमने, उसकी वजह से हमें जो हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं उसी का हम थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन कहते हैं कि आइडिया आपका ऐसा होना चाहिए कि एक किसी से किसी चीज़ को कनेक्ट करे। ओके, जैसे न्यूटन का लॉ हो गया आपका, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये एक रिलेशनशिप बताता है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के ऊपर, एफएमए। ठीक है, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, इसका रिलेशनशिप बताता है न्यूटन लॉ। तो इसने कनेक्ट किया फोर्स को किससे, मास से, और मास को एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन को फिर से फोर्स से। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कोई भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना है, किसी भी चीज़ के बारे में ये नहीं बोलना है कि ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो पता ही है। हर चीज़ का डेटा कलेक्ट करना है आपको, तो कलेक्ट करना है, क्लासीफाई करना है, एनालाइज करना है उस डेटा को, इंटरप्रेट करना है उस डेटा को। ठीक है, अलग अलग इसमें स्टेप्स होते हैं। एग्जाम्पल है इसका गोल्डथ्रोप एंड लॉकवुड्स एफ्लुएंट वर्कर स्टडी, इन्होंने एक स्टडी करी थी दोनों ने। दे सिस्टमैटिकली टेस्टेड द एम्बॉर्जेसमेंट थीसिस, एम्बॉर्जोमेंट थीसिस। बोर्जुआ और प्रोलेटारिएट पर ना, एम्बॉर्जुआमेंट का मतलब कैसे डेवलप होता है। अगर कोई आदमी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो कैसे वो स्टेप्स चढ़ता है, लैडर चढ़ता है, सोशल लैडर, धीरे 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 करके गरीब आदमी काम करते 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 अमीर बन जाता है। तो उसके ऊपर स्टडी करी थी उन्होंने। तो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन था, उन्होंने बहुत सारे लोग देखे, उनमें से कुछ लोग सिलेक्ट करे, फिर उन लोगों से बात करी, डेटा कलेक्ट किया कि आपने अभी इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है, आप कहाँ पे पैसा डालते हो अपना, आपके बच्चों को कितना पढ़ाते हो आप, वगैरह वगैरह। तो जिन लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से करी थी, उन लोग स्टेप वाइज बढ़ते चले गए धीरे धीरे। तो वही इनकी स्टडी है। तो साइंस यानी सिस्टमैटिक एक इन्वेस्टिगेशन किया था इन लोगों ने, गोल्डथ्रोप एंड लॉकवुड ने। अगला पॉइंट है आपका रिलायबिलिटी, इंक्लूडिंग इंटरसब्जेक्टिव रिलायबिलिटी। दोनों चीजें आ जाएंगी इसमें, इंटरसब्जेक्टिव रिलायबिलिटी भी आ जाएगी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो मैं डेटा प्रोड्यूस कर रहा हूँ एज अ साइंस, वो 100% कंसिस्टेंट होना चाहिए हर जगह पे वेरीफाइबल होना चाहिए, और हर जगह पे रेप्लीकेबल होना चाहिए। अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ कर रहा हूँ, तो विथ अ लिटिल फ्यू चेंजेस इट कैन बी ऑल्सो बी डन समवेयर एल्स, और इट कैन बी एब्सोल्युटली डन समवेयर एल्स, बिना किसी चेंज के। जो आज यहाँ कर रहे हैं मैं, अगर मैं पानी को गैस के ऊपर रखता हूँ और पानी उबलने लगता है, तो वो ही चीज़ अफ्रीका में भी होनी चाहिए, वही चीज़ माउंट एवरेस्ट पे भी होनी चाहिए। पानी उबलना चालू हो गया, समझ रहे हैं। तो ये होता है इसमें, कंसिस्टेंट होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए आपकी फाइंडिंग्स, और रेप्लीकेबल होनी चाहिए हर जगह पे। इसको रिलायबिलिटी कहते हैं। और सोशियोलॉजी में इसका बहुत मायना है, दो वर्ड्स का, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। हम वैलिडिटी भी देखेंगे इसके बाद, अगला ही पॉइंट। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बहुत मायने होते हैं सोशियोलॉजिकल रिसर्च में। ठीक है, एग्जाम्पल, वाटर रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ हु कंडक्ट्स द ऑब्जर्वेशन। मैं करूंगा, अगर मैं पानी को एक गिलास में रखता हूँ तो ये लिक्विड है यहाँ पे, तुम आके रखोगे तो भी लिक्विड रहेगा। मैंने भी वो एक्सपेरिमेंट कर दिया, तुमने भी एक्सपेरिमेंट कर दिया, प्रूव हो गया। ठीक है, वेरीफाइबल, रिलायबल, कंसिस्टेंट। वैलिडिटी, साइंटिफिक मेथड शुड एक्यूरेटली मेजर एंड एक्सप्लेन अ फिनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन। सपोज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है अगर कुछ, तो उस एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट ये होना चाहिए कि भाई जो डेटा मुझे निकल के आ रहा है वो वैलिड होना चाहिए, एररनेस नहीं होना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए उसमें, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और पर्टिकुलरली जो चीज़ मैं मेजर कर रहा हूँ, मुझे वही चीज़ मालूम पड़नी चाहिए। अगर मैं किसी की स्पीड जानना चाहता हूँ, तो मुझे स्पीड पता करते बननी चाहिए, उसे हम वैलिडिटी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, क्या क्वेश्चन है डिजाइन टू मेजर लिटरेसी शुड एक्चुअली मेजर इलिटरेसी एंड नॉट सम अदर एट्रीब्यूट। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी उम्र क्या है, और तुमने बोला, तो बोलोगे हाँ भैया मैंने आज पोहा खाया, तो मेरा तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया ना भैया। मैं उम्र पूछ रहा हूँ, तुम ये क्यों बता रहे हो तुमने नाश्ते में क्या खाया, तो मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि मैं वो जानकारी ही नहीं ले पा रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ जो मुझे चाहिए है। तो आपका जो आइडिया है वो रिलायबल होना चाहिए, या तो रिप्रोड्यूसेबल हो हर जगह पे एक जैसा, और एक जैसा रिजल्ट दे। और वो रिजल्ट पाने के लिए, वो जो रिजल्ट हमें चाहिए वो एग्जैक्ट वही मिलना चाहिए जो हम पूछ रहे हैं सामने वाले से, जो हम जानना चाहते हैं। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च एज वेल। ओके, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके डेटा में। साइंटिफिक नॉलेज इज प्रिसाइज, एग्जैक्ट एंड फ्री फ्रॉम वीकनेस।
एग्जैक्टली आपको पता है कि भाई केमिकल्स अगर मिलाएंगे हम तो क्या रिएक्शन होने वाला है, आर्बिट्रेरीनेस कुछ नहीं है उसमें। इनेबलिंग एक्यूरेट मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जैसे मुझे एक पॉइंट बोलना है, जैसे यहीं पे लिटरेसी वाले जैसे पॉइंट है, मैं बोलूंगा कि भाई भारत में 60% लोग पढ़े लिखे हैं। अब अगर कोई और आके रिसर्च करता है तो उसको भी ये मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ भाई 60% लोग ही पढ़े लिखे हैं, एग्जैक्ट होना चाहिए 60.7। ये जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा 77.7%, एग्जैक्ट पॉइंट है ये, इतने लोग होने चाहिए, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया है उसके। जी की वैल्यू इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एग्जैक्ट है, कैलकुलेट किया है मैंने, प्लैंक्स कांस्टेंट कैलकुलेट किया है मैंने। तो ये सारी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। Stating that the literacy rate is 77.7 is more scientific than saying literacy rate is high। ये थोड़ा वेग हो जाता है, हाई यानी कितना हाई, लेकिन अगर मैं ये बोल दूंगा तो आदमी को अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 78 लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, 78 लोग, अपने आप समझ में आ जाएगा उसमें। तो ये होता है प्रिसीजन, एग्जैक्टली आपको बताना है कितना क्या होता है। ग्रेविटी होती है, क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या है, ये बताना है आपको। प्रेडिक्टेबिलिटी अगला पॉइंट है आपका। Science attempts not only to explain phenomena but also to predict future occurrences based on established patterns and evidences। बारिश होनी है तो होनी है, आज इस बार जुलाई में होगी तो अगले साल भी जुलाई में होगी, उस अगले साल जुलाई में हुई तो उसके अगले साल भी जुलाई में होगी, होनी है तो होनी, प्रिडिक्ट कर लिया मैंने, अब मुझे पता है कि मुझे अगले साल के लिए क्या तैयारियां करनी है। एग्जाम्पल, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD प्रेडिक्ट्स ऑनसेट एंड इंटेंसिटी ऑफ मानसून यूजिंग साइंटिफिक मेथड। वो लोग मार्च में बता देते हैं कि इस तारीख को यहाँ बारिश होने वाली है, जुलाई में बारिश हुई, तो उनको प्रिडिक्ट कर लिया उन लोगों ने कि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही, पता है उन्हें, उन्हें कैलकुलेट कर लिया। क्वांटिफाइबिलिटी, साइंस प्रेफर मेजरेबल वेरिएबल्स एंड क्वांटिफाइबल डेटा वेर एवर पॉसिबल। नंबर चाहिए, नंबर, साइंस को चाहिए रहता है नंबर, हवा में बात नहीं करनी है। रेट का नंबर होता है, लिटरेसी रेट का एक नंबर होगा, फर्टिलिटी रेट का एक नंबर होगा, ठीक है। लिटरेसी रेट, फर्टिलिटी रेट, क्राइम रेट आर कैन बी मेजर्ड, वेयर एज इमोशंस, जो कार्ल यंग का एक प्रिंसिपल है आपका, यू कैन नॉट मेजर द इमोशंस ऑफ अ हार्ट, मन की बातें, उसमें क्या गहराई है वो आप नहीं समझ सकते, ये कार्ल यंग ने बोला था। तो ये वाली जो बातें हैं ये सब वेग है बातें, यानी इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो उससे थोड़ा दूर रहना है, ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट हो जाता है, ये साइंटिफिक एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। सच एज हैप्पीनेस, लव कैन नॉट बी डायरेक्टली क्वांटिफाइड, ओके। जनरलाइजेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का काम है भाई कि जनरल प्रिंसिपल्स को जो है उसको समझाना, कि भाई उसके थ्रू समझाना कि काम कैसे होता है। सूरज गोल क्यों है, मैंने एग्जांपल बता दिया कि भैया सूरज गोल इसलिए है क्योंकि फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल भी है, सेंट्रीफ्यूगल भी है, गोल भी घूम रहा है अपनी एक्सिस पे, ऊपर से मिल्की वे गैलेक्सी में भी चक्कर लगा रहा है, वो कारण है। उसके बाद आजू बाजू के जो उसका जो स्पेस में जो फैब्रिक है उसका, ठीक है, स्पेशल फैब्रिक बोलते हैं हम जैसे, तो भाई उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर, इसलिए गोल है। उसके बाद उसका खुद का जो सरफेस टेंशन है, लिक्विड हाइड्रोजन है उसके ऊपर, उसका सरफेस टेंशन है, उसकी वजह से गोल है। तो ये मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। अब इसको ही मैं अगर सूरज के ऊपर जो मैंने चीज़ जनरलाइज करी है, इसको मैं अगर कोई और स्टार के ऊपर मान लीजिए सीरियस जता रहा है, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे भी यही चीज़ें आएंगी कि वो गोल क्यों है, ठीक है। तो जनरलाइज कर सकते हैं आप इसे। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एम्स टू फॉर्मुलेट जनरल प्रिंसिपल्स दैट एक्सप्लेन सिमिलर फिनोमेना अंडर कंपेरेबल कंडीशंस। दरखाइम का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, वही सुसाइड का, कि उन्होंने क्या बोला, he demonstrated that suicide rates exhibit recurring social patterns rather than being merely individual acts। recurring social pattern था, जो लोग हैं वो डिवोर्स्ड हैं या अकेले हैं या धर्म में नहीं मानते हैं, ये पैटर्न उन्हें बार बार देखने को मिला जब भी वो स्टडी कर रहे थे। उससे उन्होंने एक भाई ये चीज की जनरलाइज करा कि हाँ जो लोग हैं जो रिलीजियस नहीं है, जो अकेले रहते हैं या जिन्होंने कभी जिंदगी में शादी नहीं करी, उनके सुसाइड करने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक साइंटिफिक स्टडी हो गई है। यहाँ पे मैंने कुछ वो नहीं बोला है कि यार तुम क्यों मर गए, क्या कारण था। अब वो कुछ भी बोल सकता है कि मुझे भूख लगी थी, खाना नहीं मिला, मर गया, लेकिन उसके पीछे भी कारण बैकग्राउंड में तो यही है, सोशल कारण यही चल रहे हैं सारे। यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल irrespective ऑफ टाइम एंड प्लेस, सब्जेक्ट टू एम्पेरिकल वेरिफिकेशन। हम बात कर चुके हैं इसकी ऑलरेडी।
वैसे ही ये रहता है ये कि भाई जो ग्रेविटी है जैसे वो इंडिया में भी वही है, जापान में भी वही है, अमेरिका में भी वही है, सब जगह सेम है, ये वाला पॉइंट है ना। तो हर जगह साइंस जो है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल आपने दे दिया, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल साइंटिफिक ही इसलिए है क्योंकि वो हर जगह पे वैलिड है, हर जगह पे यूनिवर्सल है, उसको अप्लाई करते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो आपका एफ, आपका जी अलग हो सकता है, अर्थ पे अलग है, मून पे अलग है जी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ ग्रेविटी आपका जो, यानी सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो कोफिशिएंट है आपका जी वो अलग है, लेकिन जो आपका कैपिटल जी ये हर जगह सेम है, ये यूनिवर्सल है, ये कांस्टेंट है ना। सेल्फ करेक्टिव नेचर साइंस का होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग फॉल्सिफाइबिलिटी। अगर गलत है तो अपने आप को ठीक कर सकता है साइंस। Scientific knowledge is open to criticism, verification, and modification. Scientific propositions should be capable of being empirically tested and disapproved so that new evidence may refine, modify, and replace existing explanation. इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे प्लूटो। आपको याद होगा बचपन में अगर आपने देखा तो प्लूटो वाज अ प्लैनेट, आज के टाइम पे बोलोगे तो प्लूटो प्लैनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, उसने ये बोल दिया है कि भाई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेफिनेशन है, उसके अंदर प्लूटो नहीं आता। उसमें से एक भी पॉइंट अगर कोई प्लैनेट या कोई इंटरस्टेलर बॉडी अगर नहीं बना पाती, नहीं आ पाती उस पॉइंट में, तो वो प्लैनेट नहीं रहती। प्लूटो उसमें यानी ये हो गया कि भाई उसका साइज छोटा है तो वो उसमें आ गया, ड्वार्फ ड्वार्फ प्लैनेट बन गया वो। मेन जो आपके प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, जो 8 प्लैनेट है, पहले 9 होते थे, अब 8 रह गए हो, तो उसका यही कारण था कि भाई इसका एक सेल्फ करेक्टिव नेचर है। जैसे जैसे आइडियाज इमर्ज होते हैं, नई नई चीजें ऐड होती है, ये अपने आप को करेक्ट करता चला जाता है साइंस। ओके, साइंटिफिक थ्योरीज आर रिवाइज्ड एंड रिजेक्टेड व्हेन एम्पिरिकल एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट्स एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। पहले तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी होता था, यानी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका, कि भाई फेशियल फीचर से देख के बताया जाता था कि आदमी जो है वो क्राइम करेगा या नहीं करेगा। फिर धीरे धीरे प्रूव हुआ कि नहीं, फेशियल फीचर से ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके बाद फिर उसमें चेंजेस आए कि नहीं, हाँ सही बात बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं होता, ये अलग चीज है। तो अपने आप को उसने करेक्ट कर लिया बिकॉज ऑफ न्यू न्यू एक्सपेरिमेंटेशन, न्यू थ्योरीज। ओके, जो नए नए आइडियाज इमर्ज हुए उसके हिसाब से साइंस ने अपने आप को चेंज कर लिया। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, ये जो बताते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं साइंस, कोई भी अगर सब्जेक्ट अगर साइंस है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब होने चाहिए। ओके, अब एक रॉबर्ट के मर्टन जो है हमारे, ये हमारे मेन थिंकर है, जब हम थिंकर्स पढ़ेंगे उनमें हम पढ़ेंगे, उनका एक कॉन्सेप्ट आता है कूडोस का। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रॉबर्ट के मर्टन इंस्टीट्यूशनल इंपेरेटिव्स ऑफ साइंस, और कूडोस नाम दिया है उन्होंने इसे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं ये कि ये 4 इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स होते हैं साइंस की। कोई भी चीज को अगर हमें मुझे साइंस बोलना है तो उसके 4 नॉर्म्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला क्या है, अगर हम CUDOS इसको फॉलो करते हैं कूडोस को, तो पहला होना चाहिए आपका कम्युनिज्म या कम्युनलिज्म ऑफ नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज बिलोंग्स टू द कम्युनिटी एंड शुड बी फ्रीली शेयर्ड। साइंस जो है उसको आप दबा नहीं सकते, साइंस को जग जाहिर करना पड़ेगा ताकि लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके, लोग उस पर बात कर सके। अब मैं एक लैब में ये कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई लोहा पहले गिरता है या पंख पहले गिरता है इन वैक्यूम, और सेम चीज अगर एक बच्चा अपने घर में करना चाहता है प्रैक्टिस, तो उसने एक डब्बा बनाया उसमें प्रैक्टिस कर रहा है, या उसने ऐसे एक बॉल उठाई हवा में फेंकी वो नीचे आ रही तो उसने भी ग्रेविटी चेक कर ली कि हाँ ग्रेविटी होती है। तो ये सारी चीजें जो है फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए। तो कम्युनिज्म होना चाहिए साइंस में, साइंस फ्री फ्लो ही होना चाहिए, साइंस के ऊपर किसी का रोक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है यूनिवर्सलिज्म, ये हम बात कर चुके हैं ऊपर ही कि भाई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड क्या है, जो साइंटिफिक आइडियाज है आपके, वो इस बात से जज होते हैं कि भाई हर जगह पे सही एक ही तरीके से अप्लाई हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, शेयर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द रिसर्च। मैं इंडिया में रहता हूँ, अगर मैं देखूंगा कि भाई पानी उबलता है मेरे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ गया, तो ये हो गया। दूसरा है आपका डिसइंटरेस्टेडनेस। डिसइंटरेस्टेडनेस, आप जिस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हो उसमें आपका कोई भी पर्सनल एजेंडा या पर्सनल बायस या पर्सनल इनपुट नहीं होना चाहिए।
आपने जो ऑब्जर्व किया, आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज व्हाट साइंस इज। आप अपना दिमाग ये नहीं चला, आप अपनी सोच ऐसे नहीं चलाओगे कि हो सकता है, मैं ये मानता हूँ ऐसा होगा, भगवान ने कहा है कि पानी गीला होता है तो होता होगा, नहीं। आपको एम्पेरिकली रिसर्च करना पड़ेगा कि वाई द वाटर इज वेट। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है वो आपकी स्किन पे, जो आपके सेल्स है उसके साथ, तो आपको गीला फील होता है। ये आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इस बारे में। साइंटिस्ट शुड परस्यू ट्रुथ विदाउट पर्सनल इंटरेस्ट और वेस्टेड गेन्स, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कूडोज का, ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म। ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है? हर चीज पे सवाल करो भाई, क्रिटिकली चीजों को देखो। एवरी साइंटिफिक क्लेम मस्ट बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिकल स्क्रूटनी बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। मैंने कुछ थ्योरी लेकर आया, मैं मान लीजिए मैंने एक थ्योरी लेकर आई कि अगर कबूतर को पानी में रख दो 2 दिन के लिए तो कबूतर तैरने लगेगा। ये मेरी थ्योरी है, मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा कबूतर ऐसा कर सकता है, मेरी थ्योरी। तो भाई अब लोगों को इसके ऊपर विचार करना, लोगों को ये पूछने का अधिकार है कि भाई तुमने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, तुमने क्या कंडक्ट किया, तुमने तुम्हारे कबूतर को क्या खाना खिलाया कि वो ऐसा कर पाया, या तुम्हारा जो पानी था वो कैसा पानी था, वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल था ये, ऐसा कुछ दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, जब ये चारों चीजें मिलती है तो कूडोस बनता है आपका आर के मर्टन का कॉन्सेप्ट। और ये बताता है, ये बेसिक पॉइंट्स है जो एक साइंटिफिक अप्रोच को, एक साइंस को फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी वो साइंस कहलाएगा। ओके, एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे अ पीयर रिव्यू प्रोसेस इन एकेडमिक जर्नल रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म। यानी कोई वो जर्नल अगर आपने पढ़ी होगी, साइंटिफिक जर्नल जो आती है, उसमें एक ऑप्शन रहता है कि भाई ये इनकी थ्योरी है, इसके ऊपर ये सवाल पूछने का अधिकार रहता है लोगों को, कि आप अपने सवाल 4 दिन के अंदर पूछ सकते हैं, वगैरह वगैरह। और वो पूछते हैं और फिर वो जर्नल उन सवालों को आंसर के साथ पब्लिश करने की कोशिश करती है। जिसने भी ऑथर ने लिखा है उसके पास वो सवाल जाते हैं, वो आंसर करने की कोशिश करता है उन सवालों के। तो ये वो प्रोसेस है। ओके, अभी हमने देखा साइंस क्या है, अब हम देख लेते हैं साइंटिफिक मेथड क्या होती है। तो साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर और सेट ऑफ टेक्निक्स यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट फिनोमेना, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, वेरीफाई, मॉडिफाई, इंटीग्रेट एक्जिस्टिंग नॉलेज। ये वही डेफिनेशन जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है, ये यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ये वही डेफिनेशन है। इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। रैशनल फॉर अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी में हम साइंटिफिक मेथड यूज करने का कारण क्या है, रैशनल क्या है इसका, उसकी बात करते हैं थोड़ा। कि भाई साइंस को जब सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हो रहा था, सबसे पहले जो हमारे पायनियर थे ऑगस्ट कॉम्ट, उन्होंने तभी कह दिया था कि मैं चाहता हूं कि ये जो सब्जेक्ट मैं बना रहा हूं ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करे, प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविज्म फॉलो करे, ताकि ये हर जगह रेलेवेंट हो। अगर ये मेरी सोसाइटी में रेलेवेंट है, फ्रांस में अगर रेलेवेंट है मान लीजिए, तो ये जर्मनी में, बेल्जियम में, स्लोवाकिया में, इंग्लैंड में, हर जगह वैलिड होना चाहिए। गरीबी जो है, गरीबी अगर मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, तो गरीबी के जो कारण यहाँ है, लगभग लगभग वही सारे कारण मुझे अमेरिका में भी दिखने चाहिए। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से मुझे ये इम्प्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से मुझे सोचना पड़ेगा कि वो थ्योरीज क्या हो सकती हैं जो रेप्लिकेट हो सके, जो वैलिडेट हो सके उस पर्टिकुलर सिनेरियो से, यहाँ से निकल के कोई दूसरी जगह पे। तब हम इसलिए साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे सोशियोलॉजी को पढ़ने में। ओके, ये सिर्फ आइडिया नहीं है। मैंने जब सोशियोलॉजी और फिलोसफी वाला है जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तब हम बताए थे कि सोशियोलॉजी आइडिया नहीं है, बस आइडिया के पीछे साइंटिफिकली काम किया गया है, तथ्य जोड़े गए हैं, तथ्य ढूंढे गए हैं, तब उसे साइंस बनाया गया है उस पार्ट को लेकर। तो सोशियोलॉजी adopts the scientific method to provide a systematic methodological framework for studying society। ठीक है, सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क बनाता है साइंस, यानी सोशियोलॉजी। इट हेल्प्स ensure that sociological concepts are understood consistently by different researchers and that sociological knowledge becomes organized, verifiable and cumulative। किस तरीके से सर्वे करना है, किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है, उसको असेस करना है, उसको रेप्लिकेट करना है उस आइडिया को, ये सारी चीजें, ताकि कंसिस्टेंट रहे, इसलिए हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब इसमें कुछ थिंकर्स की बात कर लेते हैं हम। तो गोल्ड हेबर एंड नेटो, दे डिफाइंड साइंटिफिक मेथड एज अ ग्रुप ऑफ टेक्निक्स यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट
phenomena, acquire new knowledge, correct और integrate previous knowledge। क्या क्या करना है इनको? ये एक ग्रुप ऑफ टेक्निक है, साइंटिफिक मेथड जो होती है, जो कि किसी ऑब्जर्वेबल चीज को, किसी फिनोमेना को इन्वेस्टिगेट करती है, सोचने की कोशिश करती है उसके बारे में। जैसे दरखाइम ने कोशिश करी सुसाइड के बारे में, हम यही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं सुसाइड का, ठीक है। एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, सुसाइड तो पता है कि आत्महत्या होती क्या है, पर क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या चीज इसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे देशभक्ति है, लोग सरहद पर जान देने को तैयार है, या ममता है माँ की कि भैया अपने बच्चे को बचाने के लिए वो आगे कूद गई गाड़ी के, वगैरह वगैरह। तो ये आत्महत्या ही एक तरीके से। तो वो चीज़ों के बारे में कि भाई एक नया नॉलेज समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें भी रिलेट करती हैं सुसाइड से। करेक्ट और इंटीग्रेट प्रीवियस नॉलेज, जो पहले बोला जाता था कि सिर्फ डिप्रेशन के कारण या सिर्फ दिमागी थकावट के कारण लोग आत्महत्या करें, तो सिर्फ वही कारण नहीं है, और भी रीजन है इसके पीछे। वो सब बातें जानने की कोशिश करी, जैसे दरखाम ने वही बात कर रहे हैं यहाँ पे गोल्डहेबर एंड नीटो, कि ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो बनाती हैं एक साइंटिफिक मैथड टोटल। ओके, थियोडोरसन एंड थियोडोरसन, they defined scientific method as a process of building body of knowledge through observation, experimentation, generalization and verification। ये सारी प्रोसेसेस मुझे फॉलो करने हैं ताकि मैं एक साइंटिफिक मेथड को जन्म दे सकूं। किसी भी चीज़ को जानने के लिए जो मैं साइंटिफिक मेथड डेवलप कर रहा हूँ, वो ऑब्जर्वेबल चीज़ों पे ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करते बनना चाहिए मुझे, उसकी थ्योरी को मुझे जनरलाइज करते बनना चाहिए। यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो मैं किसी और चीज़ पे भी अप्लाई कर सकूँ उसे, और वेरीफाई करने के मेरे पास ऑप्शन होने चाहिए। क्या कोई उसे रिप्लिकेट कर सकता है, क्या कोई उसे फॉल्सिफाई कर सकता है, कोई कोई प्रूफ कर सकता है कि ये गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, अगर मैं इसे कुछ चेंज कर दूंगा तो क्या ये सही हो जाएगा। ये सही चीज़ें अगर करते हैं तो आप एक साइंटिफिक मेथड बना चुके हैं। ओके, फिर आते हैं आपके जॉर्ज लुनबर्ग। जॉर्ज लुनबर्ग क्या कहते हैं? ही व्यूड द साइंटिफिक मेथड एज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सेम थिंग बोल रहे हैं लगभग लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस है बस कि साइंटिफिक मेथड जो है ये सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन में आ जाती है। सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व करो चीज़ों को, क्लासीफाई करो, ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। जैसे बायोलॉजी में आपने देखा होगा, जैसे हम स्पीशीज को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फाइलम के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। अलग अलग फाइलम क्या क्या है आपके, उसके हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। फिर स्पीशीज अलग अलग, कुछ भाई एवियंस हैं तो पक्षियों वाले अलग हो गए, कुछ मैमल्स हैं तो मैमल वाले अलग हो गए। इस तरह से हमने क्लासीफाई कर दिया उन्हें। और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, अब 4 पैर होने चाहिए, बड़ा हाइंड ब्रेन होना चाहिए, बच्चों को दूध पिलाते बनना चाहिए तो मैमल हो गया। इस तरीके से मैंने डेटा इंटरप्रेट किया और उसके हिसाब से मैंने उसे क्लासिफाई कर दिया कि ये एक मैमल है। ओके, साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 बेसिक स्टेप्स: सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये वाली बात वही है, गलती से शायद डबल बार लिख दिया मैंने और मेरे को मेरा ध्यान भी नहीं रहा पढ़ाने का, सेम चीज़ है। ओके, गैलीलियो गैलीली। अब गैलीलियो का मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जुपिटर और उसके मून वगैरह और बाकी जो प्लैनेट्स वगैरह हैं आसपास के, वो सब खोजे थे। वो भी कुछ कहते हैं साइंटिफिक मेथड के बारे में। ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ साइंस इन द लेट 15th century। तो गैलीलियो गैलीली इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड बिकॉज ही एम्फसाइज सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इस कारण की वजह से, क्योंकि उन्होंने साइंस की तरफ इतना बड़ा, लगभग लगभग मर गए थे वो, आत्महत्या यानी सजा दे दी थी सरकार ने उन्हें, पर बच गए, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि एलिमेंट्स जो हमने पढ़े थे ऊपर कि क्या है, वो उनका एक डायग्राम है ये, आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं आराम से, इसे कोई समस्या नहीं है। देखिए कैसे, जैसे आपका इवैल्यूएशन कैसे होता है कोई भी चीज़ का, कि पर्सपेक्टिव और प्रॉब्लम डिफाइन करना है पहले मुझे ढूंढना है कि भाई गरीबी क्यों है। मेरा पर्सपेक्टिव क्या रहेगा गरीबी पे? गरीबी पर्सपेक्टिव ये रहेगा कि गरीबी मान लीजिए समाज के लिए अच्छी है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि गरीबी के बारे में ढूंढना है, पहला चीज़ है मेरे को गरीबी के बारे में बात करनी है। दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन में दूसरा पॉइंट है मुझे कि मुझे ये देखना है कि गरीबी समाज के लिए अच्छी है तो अच्छी कैसे है, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा, मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगा। गरीब जो लोग रहते हैं वो कम पैसों में कितना भी काम करने को तैयार रहते हैं, इस वजह से क्या होता है, मुझे ज़्यादा पैसे पे नहीं करने पड़ते, मैं अपने ऊपर पैसा खर्च कर सकता हूँ। इस कारण से गरीब आदमी, उसका भी पेट भर जाता है, उसको एक काम मिल जाता है, क्योंकि वो गरीब है इसलिए वो काम करने लायक है अभी भी, छोटा मोटा काम कोई, तो वो काम कर सकता है। ये हाइपोथेसिस बनाई मैंने, रैंडम एक कुछ भी आइडिया बना लो ना, कि गरीब के 4 बच्चे होते हैं, कुछ भी आइडिया बना सकते हो, हाइपोथेसिस है, इसमें कोई कुछ नहीं पूछ रहा तुमसे। अब इसके बाद मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करना चालू करूंगा रिसर्च मेथड्स के साथ, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बोला कि गरीब के 4 बच्चे, तो अब मैं जा जाके पूछूंगा गरीबों से
कि भैया तुम्हारे कितने बच्चे हैं, भैया तुम्हारे 100 लोग, मान लो मैंने 100 लोग, 100 गरीब लोग पकड़े, मैंने उनसे जाके पूछा कि भैया तुम्हारे कितने बच्चे हैं। अब उसमें कितने लोग बताते हैं कि 4 बच्चे हैं, मान लीजिए उसमें से 40% लोगों के 4 बच्चे, 40/100, ठीक है, 40% लोगों के आपके 4 बच्चे हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ भाई लगभग है, तो जो मैं हाइपोथेसिस बना रहा हूँ सही है, लगभग लगभग पास पास चल रही है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, अब ये मैं बोलूंगा कि मैंने रिसर्च करी फलानी फलानी कि गरीबों के 4 बच्चे होते हैं, और मुझे उसमें ये प्रूव हुआ कि भाई जो 4 बच्चे हैं, जैसे भारत में जैसे दिल्ली जैसे एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में करोल बाग जैसी जगह पे 100 गरीबों के ऊपर रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि लगभग 40% लोगों के 4 बच्चे होते, 4, ठीक है। अब अगर दिल्ली की कोई ट्विन सिटी है, मान लीजिए दिल्ली जैसे ही कोई दूसरा शहर है, जैसे मान लीजिए मुंबई, अब मुंबई में भी अगर मान लीजिए मैं ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की कोशिश करता हूँ, और अगर ये प्रूव हो जाता है कि हाँ लगभग 40-45 मान लो या 35% मान लो, कुछ भी मान लो, लगभग उसके आसपास आ गया, तो हाँ ये इस रेंज से, यानी मान लो 25% से लेकर 50% के रेंज में ये लोग लाया करते हैं, एक रेंज बना दी मैंने, अगर वहाँ पे इस रेंज में लाया करने चाहिए, तो मेरी थ्योरी सक्सेसफुल हो गई। अब मेरे को अगर थ्योरी सक्सेसफुल हो गई है मेरी, अब मैं को उसे मुझे उसे इवेल्युएट करना है। मैं बोलूंगा एक और आदमी को जो सेम साइंटिफिक फ्रेटर्निटी का आदमी है, मैं उसको बोलूंगा भैया ये रिसर्च की थ्योरी है मेरी, एक काम करो इसको कोई दूसरे देश में जाके अप्लाई करके देखने की कोशिश करो क्या वहां पे होता है। पर कंडीशन ये है कि आप कोई अमीर देश में मत जाना, भारत जैसे ही उसकी जीडीपी के आसपास के कोई देश में जाना। आप एक काम करो नाइजीरिया या युगांडा जाके चेक करके आओ। वो गया वहां पे उसने भी इवेल्युएट करने की कोशिश करी। जब उसने वहां पे किया तो उसको एक नया आइडिया मिला कि भाई अफ्रीका में तो यार 80% है ऐसा केस, तो एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, और यही सेम प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये आपके एलिमेंट्स होते हैं साइंटिफिक मेथड के। ओके, अब ये स्टेप्स है कुछ साइंटिफिक मेथड के, हॉर्टन एंड हंट जो आपके थिंकर हैं उन्होंने दिए थे, हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है। यही बात है जो अभी हम कर रहे थे, हम नीचे इसका चार्ट देखेंगे अभी। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए कि भाई किसके बारे में बात करनी है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है आपकी, सब्जेक्ट मैटर क्या है आपका। लिटरेचर के बारे में देखो कि क्या पहले किसी ने लिखा है इस बारे में, क्या पहले कोई आपके पास कुछ जानकारी आई है इसके बारे में, वो जानकारी क्या कहती है, किसी किताब में क्या लिखा है उसके बारे में समझो, या अपनी एक हाइपोथेसिस बनाओ कि तुम क्या समझना चाहते हो इस पर्टिकुलर आइडिया से, इसमें तुम क्या जानना चाहते हो। जैसे मैं ये जानना चाहता था कि क्या गरीबों के 4 बच्चे होते हैं, मैं ये जानना चाहता था बस, तो मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई। अब मैं एक रिसर्च डिजाइन बनाऊंगा कि मेरे को जानना कैसे है ये सब, तो मैंने 100 लोगों में से 100 लोगों को जा जाके पूछा, करोल बाग इलाके में 100 लोगों को जाके पूछा मैंने कि भैया ऐसा है क्या। फिर मैंने वो डेटा कलेक्ट किया, सबके बारे में जाना, पूछा, समझा उनसे, उनका डेटा कलेक्ट किया। कुछ बोले हमारे तो 6 थे, 2 मर गए लेकिन 4 ही बचे। कुछ बोल रहे थे हमारे 2 थे लेकिन 2 और कहीं से आ गए, हमारे चाचा के लड़के के बच्चे आ गए तो वो भी हमारे साथ आए तो 4 हो गए। सपोज ऐसा एग्जाम्पल, तो कलेक्ट किया मैंने डेटा उनका। अब मैंने ये डेटा क्लासीफाई किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया और डेटा को जो है जोड़ा मैंने कैसे, कि मैंने ये बोला कि अब ये जो रेंज है, अब इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बाइफरकेट करने की कोशिश करते हैं। कितने लोगों की जो ये बच्चे पाल रहे हैं 4, कितने लोगों की बीवियां उनके साथ रहती हैं और कितने लोगों की बीवियां उनके साथ नहीं रहती। एग्जाम्पल, कितने रहती है कितनी नहीं रहती। तो मैंने इस हिसाब से क्लासीफाई किया कि ये लोग कितने लोग हैं इसमें से, 40 में से मान लीजिए 10 लोग हैं जिनकी बीवियां उनके साथ नहीं रहती, 30 लोगों की बीवियां उनके साथ रहती है। ये बाइफरकेट कर दिया मैंने उसे। अब मैंने वेरिफिकेशन ऑफ रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी कर दिया। अब जो मैंने चीज़ करोल बाग में करी, क्या मैं वो चीज़ यहाँ भोपाल में कर सकता हूँ, क्या मैं वो चीज़ कहीं बैंगलोर में जाके कर सकता हूँ, या मुंबई में जाके कर सकता हूँ, या सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस में, या लंदन में जाके कर सकता हूँ, या सिंगापुर में कर सकता हूँ। अगर हाँ, तो ये सारी चीज़ें प्रूव कर रहा हूँ मैं। क्या मेरे अलावा ये स्टडी कोई और कंडक्ट कर सकता है? अगर मैंने किसी और के हाथ में दे दिया दायित्व कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे को यहाँ स्टडी करनी है, तो मैं एक काम करो, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा सोशियोलॉजी, ये मेरे साइंटिफिक प्रोसीजर्स है, इसको जाके सेम टू सेम अप्लाई करना, और तुम वहां जाके देख कर आओ क्या तुम लेकर आते हो डेटा। अगर वो ये कर देता है तो ये वैलिड भी है, ये रेप्लीकेबल है बहुत आसानी से एक्सपेरिमेंट। ओके, और आखिरी में मैं बनाऊंगा कंक्लूजन्स मेरे कि हाँ ये दिल्ली में तो था ही, भोपाल में भी एक्सेप्टेबल है आइडिया, और ये सेम आइडिया सिंगापुर में भी एक्सेप्टेबल है। वहां पे भी मैंने एक पर्टिकुलर रेंज डिसाइड कर दी कि 25 से 50% गरीब लोगों में 4 बच्चे पैदा करते हैं वो लोग। डन, मेरी थ्योरी बन गई। अब ये थ्योरी मैं पब्लिश कर सकता हूँ, मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर हाँ ऐसा, अब थ्योरीज और थीसिस जो बनाए जाते हैं वो ऐसी तरीके से बनाए जाते हैं। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करनी पड़ती है, आपका आइडिया कोई झुटला ना दे,
कोई झुटला ना सके उस आइडिया को, तब जाके वो एक साइंटिफिक थ्योरी, एक साइंटिफिक आइडिया बन जाता है। लेकिन अगर आपके अलावा किसी ने और को उसे झुटला भी दिया, तो भी ये नहीं है कि आपकी थ्योरी खत्म हो गई। अब हम इवोल्यूशन ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं, जैसे केमिस्ट्री में कितने सारे मॉडल्स हैं, बोर आया, मेंडलीव आया, ठीक है, कितने देखते हैं हम। उसके बाद आपके जाके आखिरी में एक पीरियोडिक टेबल बनता है, वो भी इनकम्प्लीट है, अभी भी वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये रिपीटेटिव प्रोसेस है और चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग गलत है, मेंडलीव गलत था या बोर गलत था, इसका मतलब ये नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनने जो बनाया था वो एब्सोल्यूट एकदम कॉन्क्रीट चीजें हैं। वो भी बदलाव लाई जा सकती है, उन चीजों में भी उनमें सुधार लाया जा सकता है, उस साइंटिफिक थ्योरी में भी। ओके, एंड फाइनली रेप्लिकेशन ऑफ द स्टडी फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। रेप्लिकेट कर सकते हो आप स्टडी को, ये वाला पूरे प्रोसेस करने के बाद और भी कोई रेप्लिकेट कर सकता है, ताकि ये समझ में आए कि हाँ ये स्टडी काम कर रही है या नहीं कर रही। ओके, माइक चालू है? चालू है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंटिफिक स्टडी के, ये भी हॉर्टन एंड हंट ने दिए थे। ये वही है जो हमने ऊपर डिस्कस करे, नहीं सॉरी, ये कार्ल पॉपर ने दिया था, आई गेस ये कार्ल पॉपर है। ये कार्ल पॉपर के हैं, ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और साइंटिफिक मेथड है। यही पॉइंट ऊपर लिखे हुए हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, सेम चीजें हैं बिल्कुल। ओके, ये 7 पॉइंट दिए थे हमने कार्ल पॉपर ने। तो कार्ल पॉपर और क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर, साइंस शुड बी अंडरस्टूड प्राइमरली एज मेथड ऑफ इंक्वायरी रेदर देन merely अ बॉडी ऑफ नॉलेज। सिर्फ बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है साइंस, ये है मेथड ऑफ इंक्वायरी, एक तरीका है चीजों को जानने का, चीजों को समझने का। Therefore, the scientific nature of sociology depends more on its methodology than on the subject matter it studies. Sociology इसलिए बेसिकली कहता ये है कि तुम किस चीज के बारे में पढ़ना चाहते हो। जैसे मैं कितनी आर्बिट्ररी चीजें, आपको भी लगता होगा कि सर क्या एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ भी, कि बच्चे 4 पैदा करे किसी ने या नहीं करे। पर हाँ, इसी तरीके से बात करिए, सब्जेक्ट मैटर जो है वो मायने नहीं रख रहा है सोशियोलॉजी के एक्सपांशन के लिए। मायने क्या रख रहा है कि जो मैंने मेथड फॉलो करी, क्या वो रेप्लीकेबल है, क्या वो वैलिडेटिंग है, क्या फॉल्सिफाइबल है वो डेटा, क्या वो डेटा आज अगर है, जो मैं मान के चल रहा हूँ, जिस तरीके से आज ये प्रोसेस काम कर रहा है कि मैं ये चीज़ जान सकूँ कि इंसान, उस पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों ने कितने बच्चों को जन्म दिया, क्या ये सेम डेटा मैं आज से 100 साल बाद एप्लीकेबल, यानी सेम प्रोसीजर क्या मैं 100 साल बाद भी लगा सकता हूँ? ये चीज़ अगर मैं जानता हूँ, ये चीज़ मैं समझता हूँ, तो ये थ्योरी जब मैं निर्माण करता हूँ पूरी की पूरी, उसे मैं साइंटिफिक मेथड कहूँगा, साइंटिफिक मेथड दैट कैन बी यूज्ड इन सोशियोलॉजी। ओके, कार्ल पॉपर यहाँ पे यही बात कर रहे हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पे ये आपका पिद्दी सा डायग्राम है, ये वही डायग्राम है जो हॉर्टन एंड हंट ने बोला है, ये वही डायग्राम है, ठीक है। ये एलिमेंट्स है आपके, वही चीज़ें लिखी हैं, जो ऊपर भी एलिमेंट्स ही थे, ये भी और ये भी आपके एलिमेंट्स ही हैं। इसमें बस जो ये बनाया है मैंने, ये हॉर्टन एंड हंट के हिसाब से बनाया है, ये वाला बेसिक है कि कैसे होता है। तो हॉर्टन एंड हंट बोलते हैं, जैसे पहले एक प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम को रियलाइज करो कि एक समस्या कैसी है, गरीबी हो गई, भुखमरी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, वगैरह वगैरह। फिर आपने एक बार समझ में आया आपको, तो अब इससे आइडेंटिफाई करो, डिटेल्स निकालो, इसके इसके आइडिया, इसके पीछे एक रिसर्च की थ्योरी बनाने की कोशिश करो कि क्या मैं अगर इस बारे में जानने की कोशिश करूंगा तो क्या वो सही होगा या नहीं होगा। फिर लिटरेचर के बारे में पढ़ो कि उसके बारे में पहले कुछ लिखा हुआ है या कुछ आज के टाइम में किसी ने कुछ कहा है उसके बारे में। हाइपोथेसिस बनाओ अपनी, आप क्या सोचते हो, आपको क्या जानने की इच्छा है, उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाओ एक, कि भाई एक आइडिया है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने कितने बच्चे पैदा करें। फिर उसके ऊपर एक रिसर्च डिजाइन बनाओ, किस तरीके से उसके लिए रिसर्च कंडक्ट करी जाएगी, कि 100 लोग जो हैं उनसे मैं बात करूंगा तो मैं उनसे क्या सवाल पूछूंगा, क्या मेथड रहेगा सवाल पूछने का, क्या मैं सर्वे करूंगा, क्या मैं लोगों को वन टू वन इंटरव्यू करूंगा उनका, या मैं उन्हें एक क्वेश्चनर दे दूंगा, एक कागज दे दूंगा, बोलूंगा टिक लगा दो इस पे आप, वगैरह वगैरह। ये डेटा मैं कलेक्ट करूंगा, इसे अरेंज करूंगा सही तरीके से, क्या क्या सही है डेटा, क्या क्या गलत तरीके से डेटा दिया है, जो गलत दिया है उनको शायद रिजेक्ट कर दूं मैं, सही वालों को पकड़ के चलूँ। फिर डेटा का एनालिसिस होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, मैं डेटा को कंपाउंड करने की कोशिश करूंगा, कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा कि 40% लोग बोल रहे हैं ऐसा हो रहा है। फिर मैं क्रॉस चेक करने की कोशिश करूंगा, 2-3 बार ये एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं। फिर मैं एक जनरल कंक्लूजन लेकर आऊंगा कि यहाँ यहाँ पे ऐसा होता है, जो दिल्ली में होता है वही भोपाल में हो रहा है, वही मुंबई में हो रहा है, वगैरह वगैरह, अलग अलग जगहों पे हो रहा है। वही जनरलाइजिंग हम कंडीशन लेकर आएंगे। जब हमें ये जनरलाइजिंग कंडीशन मिल जाएगी, तब हम एक थ्योरी का निर्माण करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, और वही थ्योरी को हम फिर से टेस्ट करने के लिए हम फिर से उसे लेकर आते हैं
हम वो थ्योरी के अंदर नया प्रॉब्लम ढूंढते हैं और फिर से हम ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। ये होता है आपका पूरा एक रिसर्च मैथडोलॉजी, क्या होती है, किस तरह से रिसर्च करी जाती है। ठीक है, साइंस में इसका बहुत बड़ा योगदान है, साइंटिफिक मैथडोलॉजीज का, सोशियोलॉजी को साइंस बनाने में। तो गाइस, इसी के साथ ये वाला लेक्चर हमारा खत्म होता है। मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज्ञान दे दिया आपको पेपर के बारे में, पर वो देना था, मैं देना चाहता भी था, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लय और ताल से भटक जाते हैं हमारे, और दौड़ते रहते हैं हम आंखें बंद करके, पर कहीं ना कहीं आप टकरा जाओगे, गलत हो जाएगा आपके साथ, फिर आप दुखी रहेंगे हमेशा बहुत टाइम तक। ठीक है, वो काफ़ी टाइम तक दुख रहता है इस चीज़ का। तो उसको ठीक करने के लिए पहले से ही थोड़ा हार्श होना पड़ता है, थोड़ा समझाना पड़ता है चीज़ों को। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे उस चीज़ को। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए कि मुझे ये डाउट है सर, कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट मोर अबाउट दिस। मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, ऑब्वियसली नया वीडियो बना के नहीं बताऊंगा, मैं वहीं पे जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अनदर थिंग बीइंग कि भाई, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए भी है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर भाई किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हो आप तैयारी। सोशोलॉजी जहाँ जहाँ एप्लीकेबल होता है, सारे सिस्टम थ्योरीज आइडियाज वैसे ही रहते हैं, मैं वैसे ही बनाता हूँ सारे नोट्स। मैंने बहुत पढ़ा था सोशोलॉजी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मुझे काफ़ी आइडिया है इसके बारे में, आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी। ठीक है, और अपने पेस पे ये सही चल रहा है बिल्कुल कोर्स। बिल्कुल हम इसे रश नहीं करना चाहते, हम इसे बिल्कुल भी उस लेवल पे पुश नहीं करना चाहते कि मैं आपको बताऊं और एक लेक्चर में, एक यूनिट में, एक या दो लेक्चर में ख़त्म कर दूं। आपके वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। वो वही इरेलीवेंट डेटा बन के रह जाएगा, जैसा कि कोचिंग आपको परोसती है, या तो फिर आपको ऑनलाइन वैसे ही मिलता रहता है किसी ना किसी कोर्स पे, 5-6 हज़ार रुपये के कोर्स पे, के 500 रुपये के कोर्स पे। वो मैं नहीं देना चाहता। मैं थोड़ा अच्छे से चीज़ें देना चाहता हूँ, अच्छे से काम करता हूँ इसलिए आपके लिए। और प्लीज़ आप उसको अप्रिशिएट करिए, और आप उस चीज़ को समझिए कि उसके पीछे गहराई कितनी है। मैं आपको हमें बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं मिली, जो चीज़ मुझे चाहिए थी मेरी प्रिपरेशन में, मैं वो चीज़ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप ये ना बोल पाए कि आपको वो चीज़ नहीं मिली। समझे? तो आई होप यू विल गेट दिस, एंड यू विल गेट व्हाट फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। ओके, तो आप वो सिचुएशन समझेंगे। तो गाइज, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्या सोशियोलॉजी, जो हमने साइंटिफिक मेथड पढ़ी है, ये जो समझा है हमने कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है और साइंस क्या होता है, क्या सोशियोलॉजी उस डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। ऑल्दो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने दरखायम देख लिया, हमने कार्ल पॉपर क्या कहते हैं वो देख लिया, वगैरह वगैरह, पर हम और भी देखेंगे कि और चीज़ें क्या है। ठीक है, और भी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।